परिचय के लिए मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रिक्वेस्ट करूंगा शैलेश विश्वकर्मा जी से कि पहले मैडम का परिचय दे दें। उसके बाद फिर मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। शैलेश भाई, वेलकम। जी सर, जी सर। नमस्कार सभी को। और जिन जिन अधिवक्ता गणों के माइक्रोफोन्स ऑन हैं वो अपने बंद कर लें। खासकर निहाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना माइक्रोफोन बंद कर लें, वो बीच में बात भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर डिस्टरबेंस होगा तो बात करने में और ना सुनने में, दोनों में मजा नहीं आएगा। नहीं, और निहाल सिंह वाला मैडम ने यूज कर रही है, उसका वहां से वो पीपीटी यूज करेंगी शायद। नहीं नहीं, वो मुझे दिख रहा है, दो दो जगह से मैडम ऑन है, मुझे दिख रहा है। तो मेरा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती का मैं आज आप सबके सामने परिचय रखूंगा। आज हमारे बीच में हैं अ, इंद्रजीत कौर बामरा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपकी कंपनी का नाम है कौर इंद्रजीत एंड कंपनी। आप रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और जैसे विभिन्न उद्योगों में वित्तीय रिपोर्टिंग और विश्लेषण में काम करती हैं। आप आईसीएआई की लेखा मानक बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित हैं। आप ग्लोबल एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन जीईपीए की सह संस्थापक हैं। आप WICCHI की एनआरआई परिषद की अध्यक्ष भी हैं। आपने 2020-21 के दौरान सीबीएसई के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा विभाग का कार्य संभाला और वहाँ की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया, और इंटरनल ऑडिट के दौरान सीएजी लेखा परीक्षकों के साथ सहयोग किया। इसके अलावा आपने मंत्रालय के रिपोर्ट प्रारूपों का अनुपालन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर में मैपिंग की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आपकी उत्कृष्टता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता इससे समझ में आती है कि आपने एक ऑस्ट्रेलियाई बीमा कंपनी के लिए IFRS 17 को लागू करवाने और IFRS 17 पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह सुनिश्चित करती है कि आप उद्योग जगत के पेशेवर नवीनतम मानकों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप एक गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ हैंड्स टू हेल्प की वित्त विभाग को भी संभालती हैं। आप निजी कंपनियों और सार्वजनिक बैंकों की वैधानिक लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट, उच्च वृद्धि वाली सोसाइटियों, फार्मास्यूटिकल कंपनियों, एनबीएफसी के आंतरिक लेखा परीक्षा और इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक जैसे प्रमुख बैंकों की राजस्व लेखा परीक्षण में आप महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एक टीम की प्रमुख सदस्य रही। आपकी विशेषज्ञता समवर्ती और स्टॉक ऑडिट के साथ साथ टैक्स ऑडिट, लेखा, अंतिम बैंक सुलह और अंतर निकाय सुलह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपने सीए डॉक्टर आलोक गर्ग द्वारा अनुसूचित 3 पर ग्रंथ एक किताब है, उस पर मैं योगदान भी दिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बहुविकल्पीय प्रश्न और केस स्टडी तैयार करने में आप माहिर हैं, इस पे आपको महारत हासिल है। आईसीएआई वेबिनारों, सेमिनारों, NIRC और CIRC के तहत गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं और LLP के लिए इंड AS 117 और वित्तीय विवरणों के प्रारूप जैसे विषय पर बोलने की क्षमता आपके ज्ञान को रेखांकित करती है। आप एजुकेटिंग माइंड्स के संस्थापक के रूप में परीक्षा से संबंधित तनाव और चिंता को कम करने के उद्देश्य से व्यापक प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित करती हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए और उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए प्रभावी माइंड हैक्स प्रदान करने पर आपका ध्यान है। आप विशेष रूप से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तैयार करने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और अनुभव प्रदान करती हैं। आपने दिल्ली NIRC जम्मू कश्मीर शाखा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में ज्ञान भारती विद्यापीठ स्कूल के लिए प्रभावशाली वेबिनार भी किए हैं। इसके अतिरिक्त आप अकादमिक चुनौतियों को नेविगेट करने में व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए एक व्यक्ति मैन टू मैन परामर्श सत्र भी प्रदान करती हैं। ये तो था आदरणीय इंद्रजीत कौर जी का परिचय। और मैं अब निवेदन करूंगा कि जो आज हम लोग के लिए एक नया विषय है, हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स को हमेशा पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, समझते आए हैं। और कभी कभी जैसे फॉर ए चेंज एक नया विषय आप हमारे बीच में लेकर आई हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आप अपना विषय
हम लोग के सामने रखेंगी और हमारे मन में जो भी प्रश्न आएंगे तो उसका आप जवाब देंगी। आदरणीय इंद्रजीत बमराह जी। आप चले। तो सबसे पहले सबको नमस्ते और मैं धन्यवाद करूँगी सर का जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया और इतना खूबसूरत तरीके से मुझे मेरी जर्नी याद दिलाई कि कैसे कैसे मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान और सीए बनने के बाद भी क्या क्या काम मुझे सच में उस ईश्वर ने ही दिए और सीखने के लिए और उसमें अपनी पूरी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आज का जो टॉपिक है फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या एक मैप है, एक एविडेंस है जो एक फर्म, एक एंटिटी, एक बिजनेस के बारे में बताती है, उसकी स्थिति बताती है कि वो क्या है, वो किस तरीके का काम कर रही है, किस पोजीशन में है, उसकी क्या वर्थ है और वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, उसको बढ़ाने में। इसी वजह से हमारे जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनकी एक बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिन्होंने समय समय पर अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड किए हैं। अभी तक ज़्यादातर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था कॉर्पोरेट एंटिटीज़ पे, मतलब कंपनीज़ पे, जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं। उन कंपनीज को के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रिंसिपल्स, रूल्स, जो हम लोग जो जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए, जिस तरीके से कोई भी हमने एक चीज़ को खरीदा, बेचा, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है जिसको हम पैसों के रूप में मेजर कर सकते हैं। अब वो जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे दिखाना है, कहाँ पर दिखाना है, वो सब चीज़ें, रूल्स, प्रिंसिपल्स जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अभी तक कंपनीज एक्ट के लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड किए थे, बट जैसे जैसे देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अकेले इन कंपनी से नहीं चल रही, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इन कंपनी से, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं आ रहा। और भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जीडीपी का पार्ट बन रहे हैं, जो हमारी नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो उन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को वैल्यू देने के लिए, उनको भी और अच्छा करने के लिए, उनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सबसे मैम पहले प्लीज, तो आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हेलो, थोड़ा बहुत स्लो आ रही है मैम, प्लीज अब थोड़ा ऑडिबल सा। है? मैडम ऑडिबल तो है लेकिन थोड़ा वॉइस का वॉल्यूम कम है आपका। वॉल्यूम कम है, एक सेकंड। हर्षद लाइव स्ट्रीम ऑन कर दीजिए, शायद स्टॉप पर रुकी हुई है अभी तक। स्ट्रीम ऑन है, लाइव स्ट्रीम ऑन है सर। सर वॉइस ज्यादा ऑडिबल है सही तरीके से? हेलो, हाँ पहले मैडम, से आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ पहले से बेहतर ठीक है है। ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचने से पहले, किसी भी किताब को बनाने से पहले कुछ रूल्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो पहले से चली आ रही है और उनको एक किताब के रूप में भी
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ने प्रोवाइड किया है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उसको क्रिएट कर पाते हैं। और 11वीं 11th क्लास से हम सब ने उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ा है अभी तक। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, चाहे वो एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो। अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, अगर किसी भी छोटे से बिजनेस को भी, तो वो सबसे पहले क्या मांगता है कि अपने फाइनेंशियल्स दो, बैलेंस शीट दो, पीएनएल दो, है ना, सेविंग्स अकाउंट्स में कितना पैसा आ रहा है, कितने पैसे जा रहे हैं, खाता दो, कुछ तो है आपके पास, किताबें दो, जिससे पता चले कि आपके बिजनेस हो रहा है, आप ऑलरेडी कितना लोगों से उधार है, लोगों से कितना लेना है, आप कितना पे कर सकते हो इंटरेस्ट, कितना आप लोन की किस्तों को कैसे पे कर सकते हो ना। और ये सब चीज़ें, ये सब बातें कौन बताती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का बेस क्या है? हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर बात की जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का हिस्ट्री के बारे में, तो हमारे जो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए, जो रजिस्टर्ड थी कंपनीज एक्ट 1956 में या 2013 में, जिनको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है और आगे नफरा, नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजता है रिव्यू करने के लिए, और नफरा रिव्यू करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को आगे सेंड करती है नोटिफाई करने के लिए। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2021 में बनाए गए, उनको एमसीए ने नोटिफाई किया था और वो उसको लागू किया गया था। फिर दूसरा सेट आया कंपनीज के लिए, जो कंपनीज की नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, उन कंपनीज को बोला गया कि आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हम लोग अलाइन कर रहे हैं, जिसको हम मैच कर रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जिसे बोला गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसे लाया गया कंपनीज इंडियाज रूल्स 2015 के रूप में, और इसको सेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किया, बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, रिव्यू नफरा ने किया और नोटिफाई किया एमसीए में, जिसका बहुत अच्छा प्यारा एग्जांपल है। अभी रिसेंटली 12 अगस्त को 24 को एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया है। क्या कोई उसका नाम बता सकता है अगर किसी को पता हो तो? कोई नाम बता सकते हैं उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो 12 अगस्त को 2024 को नोटिफाई किया गया? संजय जी, संजय भटाकर जी। सर नो आइडिया। नो आइडिया। नो आइडिया। राकेश भाई, राकेश बाबू गर्ग। कोई ट्राई भी कर सकता है। नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। आपकी भी नहीं सर। पृथ्वी असूल बैतूल से, मध्य प्रदेश। पृथ्वी जी। नहीं सर, इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है। नो नॉलेज नहीं है। नीरज ठीक बब्बर है, जी तो झांसी। हाँ जी, नीरज बब्बर जी झांसी। अमित खंडेलवाल जी। चिराग गुप्ता। निहाल सिंह जी। प्रियंक भारद्वाज। मैम आप ही बता दीजिए, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी। हेलो तो जी। हाँ मैम, जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट होगा।
रिप्लाई करने के लिए एक और क्वेश्चन रिपीट? 12 अगस्त 2024 को एक नया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किया है। बहुत टाइम से हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ICAI के उसको बनाकर नफरा को रिव्यू करने के लिए दिया था और नफरा ने भी आगे MCA को दे दिया था नोटिफाई करने के लिए, और अभी 12 अगस्त को वो नोटिफाई हुआ है। रुपेंद्र तरण जी, लुधियाना। रुपेंद्र तरण जी, मैम कुछ इंडियन AS करके कुछ आया था, वो तो नहीं बात करी आप उसके बारे हाँ में? जी, हाँ जी, वही इंडियन इंडिया ही कहते हैं सर उसको। इंडेस, हाँ जी। आई थिंक वही इंडियन AS के बारे में जो बात चल रही थी मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो Thank you. किसी को उसका अभी तक तो नाम नंबर पता हो, किससे रिलेटेड है, कुछ आइडिया? अभी तक तो कहते हैं 3 ही ना, आए थे, 101, 102, 103। इफराज हाँ इफराज मैम अच्छा। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं श्योर नहीं हूँ, तो वो आया था फर्म के रिगार्डिंग आया था कोई इशू ये की फर्म वो तो मैं आपसे अभी जो शेयर कर रही हूँ, ये तो वो है जो आप बता रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ होने वाले शेयर होने वाले हैं। मतलब हमारे टॉपिक पे आने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिनको एक बहुत छोटा टेक्निकल टर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कितने तरीके के होते हैं, कंपनी पे कौन से लगते हैं, नॉन कंपनी पे कौन से लगते हैं, और कंपनी पे भी 2 तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी नेटवर्थ और टर्नओवर के हिसाब से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन पे अप्लाई होते हैं। तो जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ 2017 में उससे रिलेटेड IFRS 17 पूरे वर्ल्ड वाइड 160 कंट्रीज में इशू किया नोटिफाई किया गया था, जिसको 1 जनवरी 2023 से अप्लाई किया गया था। वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए एडा भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए थे उन्होंने फॉर्मेट्स उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता था, और जिस कंट्री के जो रूल्स होते थे अकाउंटिंग करने के लिए वो लग जाता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। और इंडिया में भी इस पे वर्क चल रहा था, जिसको नंबर लेके आए थे इंडेस 117 और ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये सब पूरा वर्क करके उन्होंने नफरा को दिया। और अब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 12 अगस्त को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अलग एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, उसके कैसे अकाउंटिंग होगी, रेवेन्यू कैसे होगी, एक्सपेंसेस कैसे मेजर होंगे, कैसे प्रेजेंट करना है, उस सब चीज़ों के लिए एक अलग से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किया है, जो बिल्कुल सेम अलाइन है जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 17। तो उस पे भी बहुत मज़ा आने वाला है। कहने को बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पर वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, तो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझना पड़ना। बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया कि है क्या चीज़ जिससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। 3 सेट बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। पहले कंपनीज के लिए 2 है, आप 250 करोड़ या उससे कम नेटवर्थ क्रिएट कर आपकी कंपनी की है तो आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे नॉर्मल वाले, जो कंपनीज AS रूल्स 2021 में हैं। और अगर आपके 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आप पर लग जाएंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो 2015 रूल्स के अंदर है, जो सेम अलाइंड है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के से मिलते जुलते हैं। फिर आता है हमारी ICAI ने एक टेक्निकल गाइड के थ्रू एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया था, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे उन एंटिटीज के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कंपनी नहीं है, मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, प्लस जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इनके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया। पर इसमें एक चीज़ उन्होंने अलग रखी, इसको ICAI ने बनाया, नफरा ने रिव्यू किया, पर
इसको आईसीए ने सिर्फ इशू किया कि गाइडलाइंस दी कि आप इस तरीके से अकाउंटिंग करोगे, बहुत सारी रिलैक्सेशन दी इसके अंदर, क्योंकि कंपैरिजन टू कंपनीज जो दूसरी एंटिटीज होती है उसमें ट्रांजैक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस कम होती है। तो हमें वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए कि आपको हर ट्रांजैक्शंस को, हर इवेंट्स को, हर आइटम्स को किस तरीके से मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई किस तरीके से करना है। आईसीए ने इसको इशू किया पर एमसीए से अभी तक नोटिफाई नहीं करवाया गया, पर अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। चीज को परचेज किया, अब उसको परचेज करने पर मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। वो अगर मेरा एसेट है तो मैं उसको, अगर मैंने मशीनरी खरीदी है और मेरा काम मशीनरी खरीद के बेचने का नहीं है, मेरा काम कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने का है उस मशीनरी से, तो मैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हम क्या करेंगे, उसको एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह दिखाएंगे। ये कौन बता रहा है? मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहे हैं। उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कैसे मेजर करना है, लास्ट में आता है आप उसको दिखाओगे कहाँ, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। और हम सबको पता है कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। कंपनीज एक्ट 2013 में साफ साफ बता रखा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए गए कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज के लिए। कोई बता सकता है कहाँ पर प्रोवाइड किए गए और उसकी टेक्निकल टर्म क्या है? एनीवन? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाओगे, आप एसेट्स को कैसे शो करोगे, लायबिलिटीज को कैसे शो करोगे। रिवाइज शेड्यूल 6 में जो दिए थे, हाँ, शेड्यूल 6 में आपको पूरे फॉर्मेट दे रखे हैं कि आपको इसी तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट दे रखा है, एसेट्स को ऐसे दिखाना है, लायबिलिटीज को ऐसे दिखाना है, शेयर होल्डर फंड्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, और सब चीजों के शेड्यूल्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अभी तक कोई भी ऐसे फॉर्मेट नहीं दिए थे। अगर मैं जिस एरिया में हूँ, फॉर एग्जांपल 5 सीए तो सब अपने अपने क्लाइंट्स के अलग अलग तरीके से, कोई टी फॉर्मेट में बना रहा है, कोई लाइबिलिटीज को किस तरीके से दिखा रहा है, कोई एसेट में कुछ प्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को किसी अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, और इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से बहुत सारे इश्यूज भी आते थे। जब अगर आप किसी भी क्लाइंट की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देख रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। प्रोविजनल्स क्या होते हैं कि आपने अभी आपकी इनकम टैक्स नहीं गया, आपका फाइनेंशियल्स नहीं गए, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, उससे पहले आपको प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं उनको कि अभी आपकी एसेट्स लायबिलिटीज क्या है, अभी कितना काम हो गया, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल्स बनाने पड़ते हैं। पर एक यूनिफॉर्मिटी रहती है तो बैंक वाले भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ से किस चीज़ें आ रही है, कौन से सिक्योर्ड लोन्स हैं, कौन से लोन्स हैं जो अनसिक्योर्ड हैं, कितना इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है, कितने आपके डेटर्स हैं, कितने बैड डेट्स हैं, कितना आपका स्टॉक है जो अभी आपके पास है, कितना स्टॉक इन ट्रेड है। इस सब को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कोई अपने तरीके से अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है। और इनकम टैक्स में भी जब हमारे पास नोटिसेस आते हैं कि आपने इस आइटम को इस तरीके से यहाँ पर शो किया है ना, बहुत सारे कुछ क्वेश्चन फिर हमें और उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। बट ऑलरेडी अगर हमारे पास एक फॉर्मेट फिक्स्ड है कि आपको इस पर्टिकुलर आइटम को, लाइक लोन एंड लायबिलिटीज को इस तरीके से बाइफरकेट करके दिखाना है, इस तरीके से आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन को बढ़ना है, तो हमारे लिए भी इजी है और आगे समझने वाले के लिए भी इजी है।
तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए। टेक्निकल गाइड जो जून 2022 में आईसीआई ने रिलीज किया था ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। देन उस टेक्निकल गाइड को सुपरसीड किया गया with exposure draft of guidance note issued by ASB ICI 7th February 2022 में। और 7 फरवरी 2022 में ये गाइडेंस नोट इशू किया गया और इसमें बताया गया कि कैसे आपको सारे लाइन ऑफ आइटम्स को सारे जो एलिमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल, इन सबको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इन सब की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, कौन सा आइटम किस जगह जाएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से इनके डिस्क्लोजर्स देने हैं, प्लस आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से लगेंगे। अगर आप देखेंगे जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उसमें कौन कौन आता है। एक तो मैंने बताया कि जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है वो हमारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है। दूसरा, वो जो एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे माइंड में आता है प्रोप्राइटरशिप, है ना, जहाँ एक पर्सन उस काम को चला रहा होता है और हमारे पास सबसे ज़्यादा ऐसे तरीके के क्लाइंट होंगे, उनकी फाइनेंशियल्स करनी पड़ेगी और किसी की टर्नओवर होगी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ में भी होगी ना। पर जो 10 लाख वाले हमारे प्रोप्राइटर्स हैं, क्या उनके लिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पॉसिबल है? क्या उनके लिए इतने सारे तरीके की एक इतना महंगा अकाउंटेंट रखने की वो कैपेबल है? उसको इतना फंड्स अपना लगाना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, उन्होंने ये भी चीज़ें क्लासिफाई की हैं कि कौन सी अकॉर्डिंग टू टर्नओवर और अकॉर्डिंग टू लोन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कि किस, अगर आप इस दायरे में आते हो, इस टर्नओवर में आते हो, इस लोन्स और बोरोविंग्स के अमाउंट में आते हो, तो आपको इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, सब नहीं करने पड़ेंगे। बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको डिस्क्लोजर की आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं करना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम जाएंगे हमारे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि आप अगर कुछ भी चीज़ों को कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ को बहुत सटीक तरीके से दिखाना पड़ेगा, आपने कहाँ से किया, क्या अमाउंट था, किस तरीके का था। बट यहाँ पर इस गाइडेंस नोट के थ्रू हमें बांट दिया गया नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को और अकॉर्डिंग टू टर्नओवर और लोन आउटस्टैंडिंग उनको बांटा गया और उनको बताया गया कि आप बस इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बना दो, सब कुछ बढ़िया। आगे बढ़ते हुए सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, ये जो गाइडेंस नोट दिया गया है, फॉर्मेट दिए गए हैं, क्या इसको मानना जरूरी है, मैंडेटरी है, या फिर अभी रिकमेंडेशन बेसिस पे इसको बोला गया करने के लिए? अभी तो यहाँ पर अगर गाइडेंस नोट में पढ़ेंगे तो लिखा है इट इज ऑन रिकमेंडेटरी बेसिस, बट अभी टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है और आपको पता होगा ITR 3 में हमारी फाइनेंशियल्स पर्टिकुलर्स जाते हैं। तो अब इनकम टैक्स वाले भी क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मेट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो इसमें भी दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत भी कम कर रहे हैं और वो अपनी मेहनत भी कम कर रहा है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इसी तरह ऐसे ही बना रहे हैं जो हमें समझ आ रहा है, और वहाँ पर जब हम डालने जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता ये आइटम किस जगह जाएगी, इसको हम कहाँ शो करें। तो वो अलाइनमेंट के लिए पहले से ही ICI है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो इस फॉर्मेट्स को लेके आए और आने वाले समय में फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग ही हमारा यूटिलिटी होगा जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी।
तो अभी ये रिकमेंडेटरी है, पर आने वाले समय में ये मैंडेटरी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करना। तो आगे देखते हैं हमारे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में कौन कौन आते हैं, कौन कौन है जिन पर ये गाइडेंस नोट लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले मैंने बात की प्रोप्राइटरशिप फर्म, जहाँ पर एक इंसान उस बिजनेस को कर रहा होता है। दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा आता है पार्टनरशिप फर्म्स, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। देन आपका आता है ट्रस्ट, हमारी सोसाइटीज, हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैचुटरी अथॉरिटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंडर आते हैं। इन पे हमारा गाइडेंस नोट एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये जितने भी आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, आप लोग उन पे ये फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जो जो उनके ऊपर है, जरूरी है। और दूसरी बात अब आ जाता है कि इनमें से भी मैंने दो तो बता दिए जिन पर ये गाइडेंस नोट फॉलो नहीं करना। एक थी कंपनीज, दूसरी थी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, क्योंकि उनका अलग से एक्ट है, इसलिए उनको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये गाइडेंस नोट को फॉलो करना जरूरी नहीं है, उनको बाहर इसके दायरे से बाहर किया गया। फिर इन्हीं में से अगर इन्हीं में से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसके लिए एक अलग रेगुलेटर है, अलग अथॉरिटी है, वो अपने रूल्स दे रहा है, अपने रेगुलेशन दे रहा है, अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट्स दे रहा है कि आपको इसी तरीके से बनाना है, तो आपको सबसे पहले वो फॉलो करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी चीज़ों को गाइडेंस ले सकते हैं, पर आपको बनाना फॉर्मेट्स, रूल्स उन्हीं के फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे हमारी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट है, जो भी ट्रस्ट है, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1951 के अंडर उन्होंने अपने अलग से फॉर्मेट्स दे रखे हैं, तो आपको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाना है। हमारी सीबीएसई है, उनको मिनिस्ट्री फॉर्मेट्स देते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, बैलेंस शीट्स, उनको अलग से उनके खुद के वहाँ पर हेड्स दिए जाते हैं कि ये वाला खर्चा इसी हेड में आना चाहिए, तो उनको वही हेड्स को फॉलो करना है, वही फॉर्मेट्स को फॉलो करना है। आईसीआई ने भी, अगर आप एएसबी की साइट पे जाएंगे, ICAI.org में एजुकेशन मटेरियल पे जाएंगे, तो बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी उन्होंने अलग से स्पेसिफिक गाइडेंस दे रखी है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग से स्पेसिफिक गाइडेंस दे रखी है, किस तरीके से उनको अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट के लिए अलग से गाइडेंस नोट है, तो आपको उसको फॉलो करना है। आपको यहाँ पर इसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, आपको उनके वो आप उस गाइडेंस नोट के स्कोप में आते हैं जो स्पेसिफिकली आपके लिए दिए गए हैं। तो देखा जाए तो ये गाइडेंस नोट कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप पे एक और लाइबिलिटी आ गया और एक और चीज़ फॉलो करने के लिए आ गई है, बर्डन आ गया, बट एक तरीके की एक गाइड बुक है ना। कोई भी हमें गाइडेंस देता है तो वो इसलिए नहीं देता कि हमें फॉलो करना ही करना है या फिर हम पे बर्डन है, हम जरूरी है। कोई भी हमें गाइडेंस देता है तो वो हमारे रास्ते को ही आसान करती है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये भी गाइडेंस नोट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, एक गाइड बुक की तरह है, जो जिससे हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए और ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और मैम हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन है इसमें कि इस व्हाट व्हाट अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज ऑडिटिंग दीज फर्म, उसको वहां पर कोई क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी फिर? वो भी मैंडेट, ये तो मैंडेटरी है नहीं, बट नहीं, क्वालिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बट बस जो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे ना, अगर आप भी देखें, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप अगर किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल बैलेंस शीट P&L बना रहे हो तो किस तरीके से बना देते हो?
ज्यादातर क्या करंट लायबिलिटीज में ऑडिट फीस दिखा दी, ऑडिट फी पेबल दिखा दी, अगर कोई लोन चल रहा है उसका एक्चुअल में वो दिखा दिया, ठीक है, कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिखा दी ना, कुछ कुछ चीजें, और उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से जो चीजें चल रही है उसी में शो कर दिया, क्या चीज कहाँ पर रिप्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एमएसएमई से जो हम लोग परचेजेस कर रहे हैं ना, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला, तो ट्रेड पेबल्स है हमारे वो, अब उनके लिए अलग से प्रेजेंटेशन दिया था कंपनीज एक्ट में, एमएसएमई से आया था कि आपको उसको भी दिखाना है कि कितना ट्रेड पेबल एमएसएमई से है, एक सेपरेट लाइन ऑफ आइटम है शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग। तो उस तरीके की प्रेजेंटेशन जिससे साफ पता चले कि कितना आपका कहाँ से है, कितना कहाँ से है। ये इस सब चीज़ों में दे रखा है, अभी क्वालिफिकेशन या ऐसा कुछ देने का वो नहीं है, सिर्फ एक गाइडेंस है कि किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे तो वो किसी के पास भी जाए, किसी बैंक वाले के पास जाए, किसी इनकम टैक्स वाले के पास जाए, तो उसको देखते ही समझ आ जाए, वो उस पर रिलाई कर सकते। इसमें मैं लॉन्ग टर्म जैसे शेड्यूल 6 में है लॉन्ग टर्म डेट 12 मंथ शॉर्ट, ऐसे ही सेम प्रोसीजर दे दिया, अडॉप्ट किया इन्होंने, बोला कि कुछ कुछ इसमें पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज है कि जैसे शेड्यूल 6 आया था जब कंपनी एक्ट का, तब भी काफी सारी मुश्किल आई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी उसमें लॉन्ग टर्म डेट के लिए। डेटर वगैरह क्रेडिटर वगैरह का तो पहले ही पूछता है मोर देन 6 मंथ, और एमएसएमई का तो नहीं है, पर मोर देन 6 मंथ ड्यू है या 1 ईयर से लेटर है, वो तो इसमें भी हाँ है, हाँ, और आईटीआर फॉर्म में भी वो पहले भी तो पूछ है, रहा है वो। हाँ वो वो तो आईटीआर अभी फॉर्म में पहले ही पूछ के रहा है। अंदर, हाँ जी, वो इसके अंदर भी है कि लेस देन 6 months, मोर देन 6 months, 1 to 3 years, और जिसको हम बोरोड फंड का भी क्रेडिटर्स ऐसे बोलते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितना पैसा हमारा फंसा हुआ है, कितना आ सकता है, कितना हमें अभी देना है, कितना हम दे नहीं पा रहे। तो ये तो चीज अभी भी उसके इसके अंदर भी फॉर्मेट्स के अंदर है। और भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में कितना आपका ऐसा आपने उधार ले रखा है जो किसी प्रॉपर्टी के बेस पर है, जिसको हम सिक्योर लोन्स करते हैं, कितना ऐसा है जो प्रोप्राइटर नहीं दिया है या रिलेटिव से ले, जिसको हम अनसिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं, कोलैटरल बेसिस पे नहीं होता। तो वो सब चीजें, ताकि बुक्स को देखते ही पता चल जाए कि ये जो काम चल रहा है वो कैसे कैसे चल रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, सारी ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी पता चल सके। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इस गाइडेंस नोट को जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, किस किस को इन चीज़ों को फॉलो करना है और किन किन को नहीं फॉलो करना। तो अगर इनमें से भी ये सब जो इसके फैमिली मेंबर्स है इस गाइडेंस नोट के, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के, इनमें से भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए किसी ट्रस्ट और एक्ट ने कुछ बता रखा है, आईसीए ने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस दे रखी है, तो पहले आपको वो फॉलो करना है। आप इसकी हेल्प ले सकते हो कहीं फंसते हो तो, पर आपको बनाना उसी तरीके से है जहाँ वो स्पेसिफिक गाइडेंस में बता रखा है। ठीक है, तो अब बात की जाए, मैंने आप लोगों से बात की थी कि अगर मेरा कोई क्लाइंट है, कोई नॉन प्रोप्राइटर या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसका टर्नओवर ही या नेटवर्थ ही टर्नओवर 10 लाख है, 20 लाख है, क्या उनको हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 27 टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्या सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग सारे बुक्स को बनाना पड़ेगा? तो मैंने बताया था कि नहीं, है ना, आईसीआई ने एक क्राइटेरिया दिया है कि आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी क्लासिफाई कर सकते हो, 4 लेवल्स में इन्होंने क्लासिफाई किया है, और हर लेवल में बताया कि आप पर सिर्फ इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, आप पर इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, ठीक है, ताकि जो छोटी एंटिटीज हैं उनको उन पे प्रॉब्लम या बर्डन ना आए, एक अलग से उनको कॉस्ट ना इनकर करनी पड़े इन सब चीज़ों को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सारी नॉलेज तो एक टेक्निकल पर्सन, एक जो भी देगा वो सर्विस तो अच्छी खासी फीस चार्ज करेगा, और अलग से उसकी
प्रेजेंटेशन, उसके लिए अलग से आपको अकाउंटेंट भी हायर करना पड़ेगा। तो जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स ही बहुत थोड़ी हैं, और अगर आप इसके फॉर्मेट्स भी देखेंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपनी साइट पे फॉर्मेट्स को भी एक्सेल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप वो फॉर्मेट्स भी देखोगे तो अगर जिसकी टर्नओवर ही 10-20 लाख रुपए पूरे साल की, वो जीएसटी में भी नहीं आ रहा, और फॉर्मेट्स सारी चीज़ें तो उसके पास नहीं होंगी, उसने तो लोन्स भी नहीं ले रखे होंगे, उसके पास तो नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब चीज़ें होंगी, पर वहाँ फॉर्मेट्स में तो बहुत सारी आइटम्स हैं, तो क्या सारी चीज़ें उसको शो करने की ज़रूरत है? नहीं। तो इसी वजह से आईसीआई ने क्लासिफाई किया है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को 4 लेवल्स में, और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है? एक तो टर्नओवर्स और दूसरा बोरोविंग्स। तो हमारी 4 लेवल ऑफ एंटिटीज़ हैं। तो जो लार्ज एंटिटीज़ है, लेवल 1 एंटिटीज़ वो हैं जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और दूसरा जिनकी बोरोविंग्स, जिन्होंने उधार ले रखा है, इंक्लूडिंग कोई पब्लिक डिपॉजिट भी ले रखे, 50 करोड़ से ज़्यादा, या कोई भी ऐसी एंटिटी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, वो लिस्टेड हो चुकी है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टेड है, वो भी, या आपका कोई भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे काम में वो एंटिटी इन्वॉल्व है, तो आप आ जाते हो लेवल 1 एंटिटी में। आप बड़े लोग हो, बड़ी एंटिटीज हो, तो आपको तो 27 के 27 एएस फॉलो करने पड़ेंगे। जो सब कुछ उसके अंदर लिखा है, जो आप जिस ट्रांजैक्शन में फंस रहे हो, आपको उस रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बुक्स को बनाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा और काम को करना पड़ेगा। फिर आपके आती है लेवल 2 एंटिटीज, इससे छोटी वाली, जो है 50 करोड़ से ज़्यादा और 250 करोड़ से कम अगर आपकी टर्नओवर है। दूसरा, आपकी बोरोविंग्स 50 करोड़ से कम है और 10 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर लिस्टेड और बाकी चीज़ें नहीं आती, टर्नओवर और बोरोविंग्स के बेसिस पे होता है। आप लेवल 2 में आते हैं, आपके ऊपर कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम एक चीज ये पूछनी थी कि लेवल 1 और लेवल 2 में जो कंडीशंस दी हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या कोई भी एनी वन? कोई भी एनी वन। ऐसा तो नहीं कि बहुत कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो हमारी जो लेवल 2 है, उसमें कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने हैं, जो पूरे के पूरे एप्लीकेबल हैं? 16 ऐसे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे जो बिल्कुल ही नहीं आपको उन पे वर्क करना है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें कुछ कुछ चीजें आप पे एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बता सकते हैं कोई, क्या नाम है उसका? यस 15। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो भी हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, स्टाफ वेलफेयर, ईसॉप, जो भी एम्प्लॉयज के लिए जो भी किया जाता है, उसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फिर हमारी आती है, और कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 3 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पर आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, आपको एसेट लायबिलिटी साइड में तो दिखाना है, पर एक अलग से नोट्स भी बना के देना है कि जिसमें पूरी डिटेलिंग जाती है। तो आप आईसीए ने कुछ चीज़ों में एग्जेम्पशन दे दिया आपको डिस्क्लोजर्स में। ऐसे 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आपका आता है लेवल 3। लेवल 3 है 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर, 50 करोड़ से कम, और आपकी बोरोविंग्स 10 करोड़ से कम, 2 करोड़ से ज़्यादा, आप लेवल 3 में आ जाते हो। और लेवल 3 के लिए भी आप पे सिर्फ और सिर्फ 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आप पर लागू हैं। कुछ 9 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं आपको फॉलो करने,
एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS15 है जो कहीं कहीं पर आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स में लगाना पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और ऐसे 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आपको डिस्क्लोजर एग्जेम्पशन दी गई है। फिर आती है लेवल 4। लेवल 4 क्लाइंट्स कौन से हैं? जो जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम है, बोरोविंग्स जिनकी 2 करोड़ या उससे कम है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ 8 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो मेन है, उनको पूरे तरीके से फॉलो करने हैं। कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो ही नहीं करने। एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS22 टैक्सेस ऑन इनकम, जिसमें हम करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स की बात करते हैं। वो फॉलो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, पूरी चीज़ें नहीं फॉलो करनी। क्या चीज़ फॉलो करनी है वो भी हम अभी बात करेंगे। और है पार्शली एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है, और 6 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो पूरे के पूरे आपके मतलब डिस्क्लोजर जहाँ पर आपको देना ही नहीं है उन चीज़ों के लिए। तो ये हमारी 4 लेवल्स हैं जिसको टर्नओवर वाइज और बोरोविंग वाइज इन दोनों में कहीं भी फॉलो होते हो, टर्नओवर वाइज या बोरोविंग वाइज, तो आप पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आपको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही करने हैं। अब अगर देखें हम कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। लेवल वाइज आप लोगों के सामने शीट है। हमारे लेवल 1 एंटिटीज के लिए तो सारे के सारे जो AS27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को उनको फॉलो करना है। पर लेवल 2 एंटिटीज में हमने देखे थे 12 ऐसे थे जो पूरे फॉलो करने थे। आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक हमारे पास होती है बैलेंस शीट, एक हमें प्रिपेयर करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम बताते हैं कि कहाँ से कैश आया, कहाँ पर हमने कैश को इस्तेमाल किया और हमारे पास अब कितना कैश है। तो खुशखबरी है कि वो जो तीसरी रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, जो कि नफरा ने, अगर उसमें आपने कुछ गड़बड़ किया, नहीं बनाई किसी एंटिटी ने, तो नफरा के बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हैं नफरा की साइट पे, आप देखेंगे वहाँ पर जिन जिन लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाई है, उसमें कुछ भी मिस्टेक किया है, तो उन पर हैवी पेनल्टी लगी है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डिबार्ड किया गया, 5 लाख 1 लाख की पेनल्टी तक लगी है। बट यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको मतलब जो लेवल 2 की एंटिटीज है, लेवल 3 की एंटिटीज है, लेवल 4 एंटिटीज है, और इन तीनों को हम बोलते हैं MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम मीडियम और स्मॉल और माइक्रो एंटिटीज। इन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप बनाते हो, आप लोगों के लिए अच्छा, आपको पता चलेगा कि कैश कहाँ से आया, किस तरीके से गया, पर मैंडेटरी नहीं है। फिर आप पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर लेवल 2 वालों के लिए पूरा का पूरा उसको फॉलो करना जरूरी है, पर लेवल लगता सिग्नल उड़ गए। मैडम आप ऑडिबल नहीं है। नेटवर्क डिस्क्लोज हो गया, ऐसा लग रहा है मेरे को, डिस्कनेक्ट हो गया।
जितने स्टैंडर्ड मैडम ने बता दी उसमें आधे फॉलो नहीं करते अपन लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ, पढ़ने को तैयार ही नहीं है वकील, ना सुनने को तैयार है, सिर्फ दलाली चाहिए बस। कुछ तो भी अपन कर लेते तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे आगे जाके। अगर इस पर डायरेक्ट चलेंगे तो हो गया काम हम लोगों का। बट सर करना पड़ेगा, जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं इनकम टैक्स में, हमें इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा सर। सही कह रहे हैं आप सर, बहुत खतरनाक है। आगे इस पर ये कंडीशन देख के लग रहा है कि भाई अब तो हर चीज नाप तोल के रखना पड़ेगी, ना एक चम्मच आप देखो, ज्यादा ना एक चम्मच कम। नहीं सर, करना पड़ता है, audible है? व्यापारी भी सपोर्ट नहीं करना चाहता। जी जी मैडम ऑडिबल है आप। जी Sorry. आपने तो हम लोग की हवा खराब कर दी मैडम पढ़ा के। हाँ जी। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात कर रहे थे। जी जी। जहाँ जो आप पर ये लिस्ट दिखा रही accounting मैडम, standard आप जो इसकी लिस्ट दिखा रही हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके बारे में है, कोई बता सकता है? बॉयज पढ़ाते बॉयज। हम लोग को मैडम एक नंबर के बारे में पता है, 10 नंबर के बारे में कैसे बता देंगे? आवाज बदल के आ रही है। जी, अभी आपने क्या बताया मैम, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है। जिसको अगर लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए फिक्स एसेट्स, तो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। हमारी मशीनरी होगी, हमारी फैक्ट्री, मैडम फिर आप ऑडिबल नहीं है। इसकी किताबें आप कहीं मिलती होगी क्या सर? क्यों संजय सर? सर ये पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुकलेट है ये सर, और नहीं तो नेट पे मिल जाएंगे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गाइडेंस नोट आता है सर इंस्टीट्यूट की तरफ से, वहां पे सारी चीज मिल जाएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक मिल जाएगी। हाँ सर, ये बेसिकली सीएस के लिए जरूरी है, सीए और लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग कंपनीज के और उनके सारे मैटर्स देखते हैं, उनको जरूरी है अपनी ऑडिट सर रिपोर्ट करना। उनके लिए भी जरूरी है, जो सीएम में रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, वो भी फिर इसको देखकर बना सकते हैं। अगर किसी को बड़ा लोन करना है, 5 करोड़ से ज्यादा का फाइनेंस कराना है, अपन तो लेवल 4 में आ जाते हैं ना, लेकिन 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में तो बहुत सारा टर्नओवर है अपने। सर वो लेवल 3 है। लेवल 3 मतलब वही। समझना किसको है सर ये? मोदी जी का जमाना है सर। समझना किसको है? समझना व्यापारी समझना चाहता, अकाउंटेंट समझना ना चाहता। एक अरे सर एक बात बताओ, व्यापारी क्या क्या समझे, कितना इन्वेस्टमेंट कर लेगा हम सब चीजों पे? इन्वेस्टमेंट क्या आवश्यकता है? अकाउंटिंग तो अपन को ही करवानी है ना सर, अकाउंटिंग का पर्पज हो रहा है यहाँ पे ना। शर्मा जी ये तो अकाउंटिंग के पर्पज से करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी कंडीशंस हैं, क्या क्या करे, क्या मतलब कर रहा है तो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो उसमें कहीं से व्यापारी का होते ही नहीं ना सर। सर नहीं, एक बात सुनिए सर, पहले वेट में था, अब जीएसटी में, दोनों में बहुत अंतर आ गया अकाउंटिंग में। ये बात सही कह रहे हैं आप। अब ये एक बताइए सर, हर व्यापारी की एक तो गवर्नमेंट कहती है 40 लाख का व्यापार करो और रजिस्ट्रेशन मत दीजिए, तो मतलब ये खुद मानते हैं कि 40 लाख वाला कुछ नहीं कमाता, और एक तो जो सारी बातें कहने शुरू कर देते हैं, तो दोनों चीज पॉसिबल। ये तो इनकम टैक्स की मैंडेटरी है ना सर, ये तो ऑडिट रिपोर्टिंग में करने ही करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। वो जीएसटी की टर्नओवर लिमिट अलग चीज है। इसका टर्नओवर 5 करोड़ प्लस उसके लिए है सर। ये तो ये करोड़ों की बात है सर, करोड़ों की बात चल रही है, 40 लाख की तो बात हो ही रही कहीं पे भी। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं एक बात दूसरी कह रहा हूँ सर, 5 करोड़ का टर्नओवर आज के डेट में
अब एग्जाम वालों का 5 करोड़ टर्नओवर नहीं होगा, वहां भी वो भी होगा। ये तो सब फॉलो करनी पड़ेंगे, रूल अपन को ही फॉलो करने पड़ेंगे, करवाने पड़ेंगे। तो मजबूरी है शर्मा जी, क्या कर सकते हैं अपन को। तुम नहीं, आपकी बात 100% सही है, लेकिन सरलीकरण वाली बात कहीं है नहीं। ये बात को जो है सरलीकरण और कहीं एक साथ एक्चुअल में क्या है, ये सब विदेश जो फॉरेन कंट्री से दिए हुए रूल्स को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपने लिए लागू नहीं कर रहे ये कहीं भी। इनके सरकारी डिपार्टमेंट ये रूल्स लागू है, वो भी तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। शर्मा जी, ये बेसिकली अकाउंटिंग और ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट्स कराने बिजनेसेस को, फर्म की स्टेचुटरी ऑडिट होती है। क्या सरकारी डिपार्टमेंट उसका पार्ट नहीं है? पीडब्ल्यूडी है और भी डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वहाँ सारी अकाउंटिंग प्रोसीजर है। नहीं, मगर वो बिजनेस में नहीं आते ना, वो बिजनेस में कवर नहीं होते ना, बिजनेस एंटिटी में नहीं कवर्ड होते वो लोग। हमारा बिजनेस में उन्हीं से वर्किंग कर रहा है, उनका हर कोई चीज तालमेल सब बिहारी है। वो चाहे जब जैसा कर लें, जब जो बिल लगा दें, उनके लिए सब चीज लागू नहीं है, जबकि सारा काम उन्हीं से डिपेंड होकर चलेगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर की कोई अपना पार्टी का नहीं, अपना खुद का बिल लगाता है। ये कौन सा नियम है बताइए? आप उसे एंट्री कैसे करोगे अकाउंटिंग में? पूछते हैं सर, अभी मैडम से पूछते, थोड़ा मैडम ऑडिबल हो जाए तो उससे आपका क्वेश्चन रखवाते हैं। आपका क्वेश्चन रखवाएंगे थोड़ा। अभी सिर्फ स्लाइड दिख रही है अपन को और मैम नहीं आ पा रही है किसी कारण से, वो सेट कर रही होंगी सब स्लाइड को। दिक्कत हो रहा है। हमने ये देखा, जब भी कोई अच्छी चीज पढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नहीं, चीज अच्छी है, देखो होना चाहिए टेक्निक, लेकिन मेरा देखो तालमेल ऐसा भी चलोगा। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम अभी कितने डेवलप हैं। टेक्निकल और प्रैक्टिकल में अंतर है सर, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, टेक्निकल और प्रैक्टिकल में अंतर है। बहुत अंतर है सर, कहना आसान है हर चीज को। कहने को तो अरुण जेटली कह के मार के कि पड़ोस का लड़का जो है वो जीएसटी का रिटर्न भर देगा, वो लड़का ही नहीं मिला आज तक। कहाँ गया साला वो? सर मिल तो गया, कहाँ है? आपके अगल बगल में लगा तो रहे ना, वो छोटी सी दुकानदार है खोल के सेवा केंद्र, इसमें वो देते हैं और बाद में परेशान होता है व्यापारी, क्या कर मैं मर गया, ये चीज नहीं हुई, यहाँ गलत पड़ गई। इतना सारे नियम अब व्यापारी पे या उसके व्यापारी के नुमाइंदे पे लगे हुए हैं, ना सरकार पे लग रहे, ना सरकार के नुमाइंदों पे लग रहे। सर हमारे लिए तो बढ़िया ही है सर, आप रिटर्न भरेंगे सर, हमारे लिए तो बढ़िया ही है, काम मिल रहा है हमें, तो क्या दिक्कत है? अरे सर देखो सर, काम की भी लिमिट होती है। काम मिल रहा है, बढ़िया है, अगर रिटर्न आसान कर देंगे। काम मिल रहा है सर, काम के साथ साथ बीमारी भी कितनी मिल रही है, ये भी तो रिटर्न आसान कर देंगे तो अकाउंटेंट क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा। सैटरडे और संडे और मंडे की दोनों की छुट्टी रहेगी। एक करके बोले सर, एक करके बोले सर, इकट्ठे बोलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। संडे और मंडे की छुट्टी रहेगी और 20 तारीख को रिटर्न फाइल होना है। क्या सारा वकील रिटर्न भरेगा? इसके सब सारे स्टाफ भरते रिटर्न सारे जी। और अच्छा गवर्नमेंट छुट्टी है तो उनका डेट बढ़ जाएंगी, उनका रिलैक्सेशन में 2 दिन का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उनके लिए टाइम रिलैक्सेशन है, लेकिन वकीलों के लिए और उनके नुमाइंदों के लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है, उनका कोई हॉलीडे नहीं है। हॉलीडे वाली बात नहीं है, लेकिन यदि कोई ऐसी अर्जेंसी भी है, यदि कोई ऐसी अर्जेंसी भी है, किसी के साथ कोई बीमार है, कुछ है, तो यदि रिटर्न की डेट है, वो एक तरफ अपनी रिटर्न देखता है और एक तरफ अपनी बीमारी, तो उसके वो कोई वो नहीं है। तो यही सब जो कोई मतलब एक नियम कानून को ताक पर रख के वर्किंग हो रही है सर। नहीं, ये तो होना चाहिए सर कि चलो त्योहार की बात अलग है, मतलब घर में ही कि भाई मान लो हम एडवोकेट्स हैं और हमारे साथ भाई फैमिली है जुड़ी हुई, कोई भी रिटर्न्स रह रही है, हमारा ध्यान जो है वो रिटर्न्स पे ये कैसे छोड़ें। मतलब थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई बीमार है, थोड़ा सा कुछ या तो एप्लीकेशन देके कुछ होना चाहिए कि उसमें हम एप्लीकेशन लगा दें, या कुछ रिलैक्सेशन, कुछ ना कुछ रास्ता उसका जरूर निकलना चाहिए। और पहले भी था सर जी, जीएसटी में रोका, पहले भी था।
2017 हर से बार पहले सब हर कुछ बार था। सर हर 3 महीने में ओटीपी चेंज कराते हैं, पता नहीं कैसे बैंक अकाउंट है या क्या है, कौन इसमें से क्या निकाल लेगा। इतना टाइम खराब होता है उसमें ओटीपी चेंज करने में, बहुत बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रियांक सर, एक सॉफ्टवेयर है स्पेक्यूटा करके, सर उसको सॉफ्टवेयर तो है, सर सॉफ्टवेयर है, लेकिन पासवर्ड तो चेंज करना पड़ेगा ना। और पासवर्ड पासवर्ड चेंज चेंज करने करने को में आप देखिए कितना नहीं कितना माना कि टाइम पासवर्ड वेस्ट चेंज होता है, करना है। आपको मैं बोला कितना नहीं, टाइम वेस्ट होता है सर, आप कभी टाइम बहुत वेस्ट होता है बेशक सर उसमें। बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर चेंज करता है काम। स्पेक्यूटा करके सॉफ्टवेयर है, मैं सर दिखाऊंगा वो आपको। तो देखो एक शैलेश सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को जरूरत क्या है बार जरूरत बार क्या है सर, चेंज करने की, ये बताओ सर। तो इसमें से पैसा थोड़ी निकाल लेगा। रीजन बताएं सर। और सर जिसको पैसा निकालना है वो वैसे भी निकाल रहा है, आप पासवर्ड का क्या करोगे? नहीं, आपकी इसकी आईडी से क्या हो जाएगा? भाई लोग, सरकार का कोई गोबरी सूचना जा रहा है, वहां से लीक होगी तो क्या करेंगे आप? अरे हमारे यहाँ का है सर। सरकार की गोपनीय सूचना है क्या सर? वो अपना आपस में ही कर लेते हैं दूर वो। अभी अभी सर एक बहुत मजेदार केस मेरा हुआ। 12 अगस्त 2024 को नोटिस आता है मेरे पास कि आपका ई-वे बिल जारी किया है, उसमें आपका जो टैक्स है वो 20 लाख रुपए का है, और जो आपने 3B भरा है वो 15 लाख रुपए का है। तो जो 6,32,000 का डिफरेंस है, कृपया टैक्स जमा करें अर्जेंट बेसिस पे टैक्स जमा करिए। ऐसे नोटिस तो आ रहे हैं सर, पता नहीं क्या है ये। मेरे को मेरे पास भी आया हुआ है, मैंने नहीं मेरे पास तुरंत भी आया हुआ है सर, कि सेल देखा आपकी ज्यादा है और ईवे बिल कम निकले हैं, या ईवे बिल ज्यादा है और सेल कम है। ई-वे बिल कम लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ई-वे बिल ज्यादा है और सेल कम है तो वो तुरंत पकड़ रहे हैं। सर तो सर ईवे बिल ज्यादा नहीं है ना, मैंने अपने सारे रिकॉर्ड चेक करके उन्हें जवाब दे दिया कि मेरे ईवे बिल तो ये है, मुझे तो कहीं वो ईवे बिल मिला नहीं। हमसे तो सर सबसे पहले पता वही नहीं कौन बोला, सा रिकॉर्ड है। अधिकारी सर सबसे पहले हमसे यही बोला कि आप पहले DRC 3 दो पहले नंबर, बाद में बात करेंगे आपसे। सर मैं तो एक नई चीज दे के आया सर, उसी पर नोटिस आया है। पर मैंने पहले एप्लीकेशन लगाई, ये बात जो मुझसे रिटर्न में त्रुटि हो गई है, इसका सुधार कैसे होगा, और सर उसी पर नोटिस भेज रहे हैं वो हमें। आपके एप्लीकेशन पे नोटिस आ आपने ये गई गलती करी है ये गलती की है आप मैंने उनसे कहा, हमने साहब जो सुधार मांगा तो सुधार क्या करूं, तब गलती को, हमारी गलती को देखना। हर्ष सर कहाँ चले गए? जी 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 थोड़ा चाय मैडम से पीने फोन चलेगा। करके बोलिए कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने ट्राई कर लिया, मैडम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, स्लाइड वगैरह मूव कर रही है लेकिन वो नहीं हो रहा है। जो पीपीटी पे सर ट्राई एक कर चीज रहे और एक चीज और आ रही है कि ये 19-20 में जो हमारे पास नोटिस आया उसका ऑर्डर पास हो गया है, वो भले ही हमने जवाब दिया है नहीं दिया, तो मैंने उसकी अपील फाइल कर दी। वो केस एक्स पार्टी था या मैंने हियरिंग कराया, जो भी था, मैंने अपील फाइल कर दी। उसके बाद 19-20 में दोबारा फिर नोटिस आ गया दूसरे पॉइंट पे, अब मैं उसकी भी अपील करूं या उसका भी मतलब जवाब दूं? मतलब 1 साल के केस में यदि मैं 2-3 बार जवाब दूंगा, 2-3 बार अपील करूंगा, आप एक ही बार कर लो ना उसका केस। ऐसा भी हो पूरा रहा है। एक बार है तो SOP आई हुई है ना कि पूरे साल का एक ही देंगे नोटिस, दो जगह क्या, 2 अलग-अलग सेक्टर से आ रहे हैं, 2 अलग-अलग ऑफिसर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे नहीं हैं? सर 2 अलग-अलग ऑफिसर से भी आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रॉपर ऑफिसर तो एक ही होगा एक केस के लिए। नहीं ऐसा अरे कुछ आया हुआ सर, सर कि ये कमाई का एक साल में जरिया है एक ही जो सर नोटिस बता आएगा। रहे हैं। ये सर जो बता रहे हैं कमाई का जरिया है। सीटीओ के AI पे आया, AC ने भी दे दिया, DC ने भी दे दिया, अलग अलग पॉइंट ऐसा बना है के सर, अपने। ऐसा नहीं कई नीरज केसेस सर, में है वो सर। तो फिर प्रॉपर जिसकी उसमें आएगा ज्यूरिडिक्शन में, जो टर्नओवर लिमिट उसी पे ही तो देगा प्रॉपर। सर क्या हो रहा है सर प्रैक्टिकली, संजय जी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि जिसका जहां दांव लग जाए, जो पटाई में आ जाए, पता चला AC पट गया तो AC से करा लिया, DC पट गया तो DC से करा लिया, जो सस्ते मध्य में हो गया काम वहां करा तो लिया। सर ये हमारी गलती है ना, हमें तो स्ट्रांगली इसका वो करना चाहिए ना। सर नहीं तो इसमें असल में क्या solution है सर? नोटिस है, हमारी गलती ये है कि AI का नोटिस जो जनरेट होता है वो देखना चाहिए वो किसके उससे हुआ है, लॉगिन से, बस उसी का रिप्लाई तो हमें देना क्या चाहिए जवाब मेल। देना चाहिए असल सर में उसमें? क्या ये लोग मैनुअली बना के दे देते हैं ना सर, बिना AI के। मेरे ख्याल से दे नहीं सकते सर, इस पे कंप्लेंट की जा सकती है, जो प्रॉपर ऑफिसर बिल्कुल। के हिसाब से उसी का देना है हमें जवाब, बाकी तो का देना ही नहीं है।
अरे सर वो नल एंड वाइट हो जाएंगे सारे, जो ऑर्डर उन्होंने कर भी दिए हैं वो हट जाएंगे सब, गलत तो कर ही रहे हैं। एक्चुअल में सर धीरज जी वो लोग एक फायदा उठाते हैं, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी प्रॉपर अफसर होता है, सेक्टर का इंचार्ज होता है, उसको सबकी पावर होती है, जी 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 दोनों की पावर होती है। बट हमें ये कहना पड़ेगा कि यदि सीटीओ वहां पर है, एग्जिस्ट करता है, तो सीटीओ ही नोटिस देगा, डीसी नहीं दे यही हो रहा है सर। और सीटीओ को दबा लेते हैं लोग, एसीडीसी कहते हैं कि अरे यार मैंने कर दिया ऑर्डर, तुम इसको ड्रॉप कर दो, और जबकि वो बिल्कुल सही कह रहा है, एआई के हिसाब से वो जमा होना है पैसा, और इन्होंने ले दे के उसको कर दिया ड्रॉप, और वो उनसे भी प्रेशर कर रहे हैं कि तुम ड्रॉप कर दो। सर मेरे यहाँ एक केस आया था, सीटीओ का ड्यूरिडिक्शन था, एसी कह रहा है एसी ने पहले नोटिस दिया, मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, आपके अंदर में है लिमिट में, क्यों मैं नहीं दे सकता? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं दे सकते। सीटीओ ने दिया, सीटीओ का माना गया, एसी ने अपना ड्रॉप किया। स्ट्रांगली बिना जवाब के सर, बिना जवाब के। हाँ बिना जवाब के, जवाब क्यों देंगे सर? उस पर लिख के देंगे आप एम्पावर्ड सीटीओ। तो पॉइंट अलग अलग है नहीं, तो मतलब उसमें कुछ और पॉइंट है, उसमें कुछ और, इसमें कुछ और है। प्रियांक जी एक बात बताइए, जो प्रॉपर ऑफिसर 1 साल का, ये तो एसओपी आई हुई है ना कि भैया पूरे साल का एक ही देना है आपको नोटिस, जो प्रॉपर ऑफिसर देगा, पॉइंट अलग से निकाल के क्यों निकाल देंगे? सर इसमें ऐसा किया जा सकता है, रिप्लाई में लिखा जाता है आपका एक एआई के थ्रू जनरेट नहीं है नोटिस, इसलिए हम इसके लिए रिप्लाई देने के लिए लायबल नहीं है। नहीं सर, एआई के थ्रू जो आएगा, नहीं नीरज जी एआई कंडीशन नहीं है हमारी, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि एआई से नहीं जनरेट हुआ और वो नहीं दे सकता, वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा सर एआई। 61 में तो वहां लिखा कि प्रॉपर ऑफिसर को जहां लगेगा वो नोटिस देगा डिस्क्रिपेंसी का, वहां एआई जनरेट है, ये तो एक अलग से फैसिलिटी बना रखी है, डिपार्टमेंट ने अपने लगा रखा है सुपर सॉफ्टवेयर में, जो इन चीजों को कमी वो देख के निकाल देता है। ऐसा नहीं है कि सर एआई नहीं देगा तो हम नहीं देंगे उसका। हाँ सर, ये हम कंडीशन नहीं ले सकते कि एआई जनरेटेड नहीं है तो हम नहीं देंगे उसका जवाब। सर 61 जो जनरेट करते हैं लोग सर, तो वो तो एआई के बेस पे ही करते हैं जनरली। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सर इनको दिया गया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि अफसर क्या कहाँ देखेगा, तो इन्होंने कंप्यूटर्स में मिसमैचिंग का लगा रखा है कॉन्सेप्ट। जी जी, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने पोर्टल डिसाइड किया हुआ नहीं, या तो सर आप 73 का दे डायरेक्ट, 61 का दे के बाद नहीं दे सकते ना सर, 73 डायरेक्ट, पहले 61 देना होगा नेचुरल जस्टिस। सर मैं 73 की बात कर रहा हूँ कि दो मतलब एसी के यहाँ से भी नोटिस है और सीटीओ के यहाँ से भी नोटिस है, 73 का नोटिस है। 61 आए थे दोनों में 61 नहीं, 61 तो आए थे यहाँ दोनों में। दूसरे नहीं, ये नहीं मैं कह सकता कि दोनों में है, वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन हाँ 73 दोनों में आए। तो सर 73 में कैसे दे देगा? एक ही आदमी तो देगा, प्रॉपर ऑफिसर ही तो देगा सर, प्रॉपर ऑफिसर डिफाइन किया हुआ है। लेकिन 73 में दोनों ने दिए, एक की मैंने अपील कर दी है और दूसरे का जवाब देना है। एक मिनट रुकिए प्रियंक जी, इसमें एक काम करिए, जो आप बता रहे हैं आप दोनों से कंफर्म कीजिएगा एआई की किस पे आया था, एआई जिस पे आएगा पोर्टल पे वही दे सकता है, लीगल वही रहेगा। नहीं सर एक चीज बताऊं सर, एक पे दस्तखत नहीं हो रहे होंगे इसके डिजिटल पक्का में से मान के चलो सर। सर वो तो डिजिटल आते समय सभी नोटिसों पे डिजिटल ही आ रहे हैं। वो तो नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे, आप देखिए ध्यान से, नहीं आ रहे, नहीं होंगे डिजिटल सिग्नेचर, एक में वैसे ही दे रहे हैं, एक में डिजिटल सिग्नेचर से आ रहा है, आप देख रहे हैं ना ध्यान से, और यही पकड़ है इस नोटिस की। ये भी देख लेते हैं सर, ये पक्का बता रहा हूँ सर, एक में डिजिटल है, एक में नॉन डिजिटल आ रहा है, देख लेते हैं सर, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सर कि नोटिस, और जिसमें नॉन डिजिटल आ रहा है उस पर जवाब नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा वो, तो उनका बनाया हुआ है वैसे ही पैसा वसूल अभियान। शर्मा जी ऐसा हो नहीं सकता कि बिना इसके आप यदि उसकी कॉपी निकाल लोगे नॉन डिजिटल में, तो वो कर नहीं सकते सर। मैं सेक्टर 15 में खड़े होकर देखे आया हूँ। प्रियंक जी एक चीज नोट करिए, एक सर्कुलर निकला था जीएसटी का 22-23 में 83 नंबर 10 मई 2022 का, 83 10 मई 2022 का यूपी गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने सबकी वो टर्नओवर डिसाइड किए थे कमिश्नर के यहाँ का, ये सर्कुलर है। हाँ किया था सर, आया था 10 मई का। इसकी सब लोग, मेरे कहने का मतलब सब लोगों को इसकी कॉपी रखनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप देखिए कि ये किस कंडीशन में आ रहा है, उसी कंडीशन में अधिकारी से बात करो, प्रॉपर ऑफिसर डिफाइन है यहाँ पर, डेट इससे आ जाएगा।
और एक ऐसा भी हुआ है सर कि 19-20 के नोटिस की डेट जैसे 31 मई थी 73 का नोटिस देने की, उन्होंने 31 मई से पहले इंटीमेशन जारी कर दिए। किस चीज की? DRC 01A? हाँ, DRC 01A। तो मैंने उसका जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद उन्होंने 73 उसमें जारी किया, तो 73 जारी कर सकते हैं डेट निकलने के बाद। अरे तुमने कहा मेरे को काढ़ा नहीं पीना है। अरे ये काढ़ा नहीं है। तो DRC 01A के बाद सर डेट निकलने के बाद उन्होंने 73 जारी कर दिया। नहीं 73 तो डे टाइम के उसके देना है ना उसे 19-20 का, तो 31 अब वो 30 अप्रैल तक ही देना है ना उनको। नहीं 31 मई थी मुझे लग रहा सर। 31 मई, जून जुलाई, हाँ 31 मई थी। तो 31 मई के बाद दिया सर उन्होंने। तो वो तो नहीं हो सकता सर। उन्होंने दिए सर और बहुत सारे केस में दिए। नहीं तो वो तो वैलिड हो, चेंज करिए हो गया। मुझे बताओ फिर मैं कुछ करूँ नहीं, कैसे करूँ रामदास के 4 बेटे थे, चारों का और रिटर्न हो जाएंगे, जिसको हो नहीं पाएंगे किसी भाव नहीं हो पाएंगे। वो मेरी बात हुई थी उनसे, तो उनका कहना है कि मैं जेसी से, वकील साहब मैंने जेसी से आपसे बात की थी और वो ये कह रहे थे कि आपने यदि इंटीमेशन दी हुई है तो आप उसके रेफरेंस में आप 73 दे सकते हैं। नहीं दे सकते सर, इंटीमेशन का बेस नहीं होता, इंटीमेशन बेस नहीं होता, उन्हें 73 का ही नोटिस देना है। देना नहीं चाहिए, नोटिस नहीं है 73 का। जायदाद का बंटवारे के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। इंटीमेशन एक अलग चीज है। रामदास जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपको इंटीमेशन दे दी तो वो ऑर्डर कैसे करेंगे? और आप 3-3 महीने हर एक बेटे को चल रहा है सर। आप इनकी बातों से सहमत है ना? बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने साथ रखने के लिए तैयार हैं। आप उनके जायदाद को बंटवारा करिए। चुपचाप बैठे पिता रामदास अचानक चिल्लाकर बोले, सुनो सरपंच, फैसला तुम नहीं मैं करूंगा, और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे अपना व्यवस्था करिए, क्योंकि जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुनकर पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कहते हैं फैसला, फैसला औलाद को नहीं माँ बाप को करना चाहिए। ये शर्मा जी वाला बन वो कर दो आप, साइलेंट म्यूट कर दीजिए। संजय भाई क्या हो गया? किसी ने एफएम लगा दिया था सर, शायद अपने अनम्यूट करके चले गए वो खुद कहीं, और अपना कहीं एफएम लगा होगा साइड में, वो बोल रहा। अब तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। नहीं अब नहीं आ रहा, बंद हो गया। आई थिंक शर्मा जी का था, राजन शर्मा जी। मैडम का तो नंबर ही वो नहीं हो पा रहा। हाँ मैडम का नंबर नहीं पिक हो रहा, शायद आप देखिए क्या कह रही हैं। नहीं मैडम स्विच ऑफ आ रहा है नंबर, मैंने ट्राई किया। अच्छा हेलो संजय भाई, क्या करना चाहिए? मैडम का नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा है। सर फिर मैं कह रहा हूँ कंक्लूड कर दें सर। आई थिंक कहीं ब्रेकअप हो गया है तो कंक्लूड कर दिया जाए सर।
नहीं का ये बेटर रहेगा। कितनी देर वेट करें, क्योंकि ऑफ हो गया तो आई थिंक कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, फिर आएगा तो भाई नेक्स्ट वीक में रख लिया जा सकता है, ऐसी बात तो है। टाइम भी लंबा हो गया। इसको कंटिन्यू कर लेंगे ना अगले हफ्ते। हाँ वही मैं अगले हफ्ते यदि हो जाता तो अगले हफ्ते कर लेंगे। क्योंकि टॉपिक तो बीच में रहेगा ना, ये एमएसएमई का भी सब चीजें इसमें रहेगा आज। नहीं बहुत अच्छा है सर, जरूरी है ये चीजें, नॉलेज होना जरूरी है हम लोगों को कि कल को जब भी किसी की आप इनकम टैक्स का फाइल करें तो हमें ये इन चीजों को थोड़ा सा देखना है सर। चलो नंबर ही बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया और आई नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा। संजय भाई साहब अपना आगरे में जीएसटी ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर हाउस में सर। ओल्ड सिटी में है सर? हाँ मेन सिटी में है जयपुर हाउस। कौन सा? जयपुर हाउस। जयपुर हाउस। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं सर। अरे नहीं सर, आपको जब कोई प्रॉब्लम होगी ये हमारा सिटी हो गए हैं वहाँ पर। अच्छा यादव। कौन से? लखन यादव? जी राम लखन यादव। अच्छा चलिए सर। मोबाइल में आए? चलिए सर, मैं बिल्कुल कहूँगा सर, वासने जी आपकी भी याद कर रहे हैं। बिल्कुल बाय नेचर बहुत अच्छे हैं। बाय नेचर अच्छे हैं? बाय नेचर अच्छे हैं। अच्छा सर, हम आपका रेफरेंस दे देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल फुल रेस्पेक्ट मिलेगी। सर स्क्रीन तो शेयर हो रही है उनकी? स्क्रीन शेयर हो रही है, वो दूसरे सिस्टम से हो रही है। तो फोन नहीं लग रहा। कोई लैंडलाइन और कोई दूसरा नंबर नहीं है सर आपके पास? और नंबर नहीं, एक ही नंबर है जिसमें मैं कॉल कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है नंबर बार बार। हाँ तो वो स्विच ऑफ हो गया, वो शायद पता नहीं है। सर कह दो शैलेश शर्मा सर कंक्लूड करते हैं या कुछ सर? देवेंद्र वाधवा जी। देवेंद्र वाधवा जी। हाँ देवेंद्र वाधवा जी बैठे हैं। देवेंद्र वाधवा जी। जी सर। फिर आज का कंक्लूड कर दें आप मेरे ख्याल से। सर मैडम है नहीं, धन्यवाद किसका करें? जैसे आदेश करें सर, अब आपके आप। नहीं मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, मैं उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जैसे कहें। सर हर्ष सर का कर दीजिए, हर्ष सर का। नहीं मेरा नहीं होना, मेरा तो क्वेश्चन है। सर मैडम दिखाई दे रहे हैं, आ गए सर। आगे मैडम आ गए। सर मैं काफी देर से शेयर करी थी, कब वो ये डिस्कनेक्ट हुआ था मुझे पता चले। मैडम आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही थी लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा आपका मोबाइल पे स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा सर, वो बार बार कॉल आ रहा था इसलिए मैंने वो कर दिया। मैंने टॉपिक तो बहुत लंबा रह गया, पीछे आधा घंटे का टॉपिक रह गया। नहीं सर बस लास्ट है हमारा, कुछ क्वेश्चंस हैं। नहीं बीच का तो मैम ब्रेकअप हो गया ना, एएस के 29 पे हम लोग आ गए। 15 से 15 से आप आ जाओ 15 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में मैंने यही शेयर किया था कि आपको कुछ कैलकुलेशंस करवानी पड़ती है एक्चुरियल से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। तो आप वहां पर यहाँ पर आपको लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के लिए वो एग्जेम्पशंस दी गई हैं कि आप नहीं भी करवाएंगे एक्चुरियल से कैलकुलेशंस, अपनी जजमेंट, अपनी अजम्पशंस के बेसिस पे उसको ग्रेच्युटी को, लीव इनकैशमेंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और कुछ हमें छुट्टियां मिलती हैं जो छुट्टियां लंबे टाइम के लिए मतलब हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कुछ छुट्टियां होती है जो हम आगे लेके जा सकते हैं, कुछ छुट्टियां होती है हम आगे नहीं लेके जा सकते, उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल जाता है। तो उनकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाए वो एक कॉम्प्लिकेटेड वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में हमें दिया गया है, बट यहाँ पर हमें उससे लीव इनकैशमेंट जो है वो हमारा अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है।
हाँ, उसकी भी कैलकुलेशंस होती है, उसको कैसे मेजर किया जाए। तो लेवल 2 और लेवल 3 को उनसे एग्जाम किया गया कि आपको काउंटिंग स्टैंडर्ड 15 की वो कैलकुलेशंस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिस वे से वो लीन इनकैशमेंट को एक्चुअल बेसिस पे दे रहे हैं कि कितना खर्चा होना चाहिए, कितना खर्चा हो जाता है, आपने वो उस बेसिस पे भी आप मेजर कर सकते हो। आपको वो मेथड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में दे रखे हैं उससे लेवल 2 लेवल 3 को एग्जाम किया गया। और मैंने बताया था कि आपको जो डिस्क्लोजर देना है यहाँ पर पीएनएल में और नोट्स टू अकाउंट्स में इस तरीके से देना है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, और आप इसको बाइफर्केट कर दोगे कि सैलरी एंड वेजेस कितना है, आपने जो प्रोविडेंट फंड में या दूसरे फंड्स में कंट्रीब्यूशन दिया है वो कितना है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस वो सब कितने हैं, अलग अलग बस 3 आइटम्स को आप शो करोगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के। देन हम आए थे लीजेस पे। लीजेस जो हमारी है, लीज यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 दिया गया है उन प्रॉपर्टी, उन इक्विपमेंट्स, उन मशीनरीज के लिए जो आपने रेंट पे ले रखी है, और हम 1 साल से ज्यादा लेते हैं तो अब उसको टर्म को बोला जाता है लीज। ठीक है, और हम इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स को लीज पे लिया जा सकता है, और 2 तरीके की लीजेस होती है। एक फाइनेंस लीज जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको फ्यूचर में खरीद भी सकते हैं, जहाँ पर हमारी जो यूसेज होती है उसकी यूजफुल लाइफ के बिल्कुल 90% करीब हम उस एसेट को यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा जो जितना भी लीज पेमेंट्स हमको देना पड़ेगा उसकी जो एसेट की प्रेजेंट वैल्यू है उसके 90% के करीब होता है। तो ये हमारी फाइनेंस लीज होती है। एक होती है ऑपरेटिंग लीज जहाँ पर हम सिर्फ एक तरीके का रेंट पे कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए, और जब हमारा यूज हट जाएगा तो हम उसको वापस कर देंगे। तो यहाँ पर भी लीजेस को किस तरीके से शो करना है, जिस तरीके से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, याद होगा वो टेबल बनाया था, इस तरीके से हमने टेबल बनाया था। तो यहाँ पर लीजेस का भी हम देखेंगे कि हमारी क्या ग्रोस वैल्यू थी, हमारी हमने कितना पेमेंट कर दिया है, उस तरीके से शो करेंगे। और पर लीजेस में भी हमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोलता है करने के लिए, जिसमें लेवल 2 लेवल 3 के लिए बहुत सारे एग्जेम्पशंस की गई हैं। क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें नहीं करने हैं? पहली चीज जो हमें रिकंसिलेशन देनी पड़ती है कि टोटल मिनिमम लीज जिसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि अगर मैंने 10 साल के लिए लीज पे ली है तो उस 10 साल में जो लीज पेमेंट्स हर साल करूंगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाल के एक रिकंसिलेशन प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैक्ट्री लीज पे ली है जो 500 गज की है और मैं अभी 400 गज यूज कर रहा हूँ, तो मैंने 100 गज क्या कर दिया, सब लीज कर दी। तो वो सब लीज से मुझे जो रेंट आ रहा है, मुझे लीज पेमेंट्स आ रही है, उसको भी मुझे दिखाना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा हर बैलेंस शीट डेट पे। तो आपको लेवल 4 और लेवल 3 को ये डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लीज एग्रीमेंट में साफ साफ दे रखा है कि आपका लीज पेमेंट जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लीज पेमेंट्स भी बढ़ेगा, कितने रेट से बढ़ेगा, आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप इसको परचेज भी कर सकते हो, ऐसी चीजें दे रखी है तो वो भी आपको शो करनी पड़ेंगी। पर लेवल 4 लेवल 3 को ये डिस्क्लोजर्स करने की जरूरत नहीं है। सेम आपकी जो ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीजेस के लिए भी आपको जो नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीजेस होती हैं, वहां पर आपको जैसे हमने क्रेडिटर्स एजिंग में देखते हैं कि 6 महीने की बात होती है, पर यहाँ पर 1 साल से कम का या 1 साल के इक्वल कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो आपने ऑपरेटिंग लीज में रखे हैं, 1 साल से 5 साल तक के कितने हैं, 5 साल से ज्यादा के कितने हैं, क्योंकि एक क्लाइंट एक तरीके का एसेट और चीज हम लीज पे नहीं लेते, अलग अलग तरीके की लेते हैं, और हमें ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि
कौन सा है जो जिसको सिर्फ 1 साल हुआ है, कौन सा है जिसको भी 5 साल हो गया, 5 साल से ज्यादा हो गया। तो ये डिस्क्लोजर्स हमें देने पड़ते हैं, बट लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 2 को ये डिस्क्लोजर्स नहीं देने। सेम उनको सब लीज का भी नहीं देना ऑपरेटिंग लीज में, और कोई लीज अरेंजमेंट है वो भी नहीं देना। फिर हमने बात की थी मुझे एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस स्टैंडर्ड को देख के याद आती है, जब मैं सेशन दे रही थी तो वहां पर उन्होंने मुझसे डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में बात किया था। और आप लोगों को पता होगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट को कैलकुलेशन करने का एक कॉम्प्लिकेटेड वे होता है, और उसको नाम ही सुनते दिमाग में आ जाता है, ये तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो उन्होंने पूछा था कि क्या ये डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन भी सभी क्लाइंट्स को करनी पड़ेगी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को। तो यहाँ पर आईसीए ने रिलैक्सेशन दिया कि सिर्फ लेवल 4 एंटिटीज को आपको सिर्फ करंट टैक्स रिकॉर्ड करना है, दिखाना है, प्रेजेंट करना है। आपको डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशंस पे नहीं जाना, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके सीए ने डेफर्ड टैक्स एसेट दिखा रखा है, बैलेंस शीट में पहले से दिख रहा है पिछले साल की, तो आपको जब अगर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, इन गाइडेंस नोट को फॉलो कर रहे हो, तो आप अपनी जो भी ओपनिंग रेवेन्यू रिजर्व है वहां से उस डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी को एडजस्ट कर दोगे सबसे पहले, जब आपकी कंपनी नॉन कंपनी लेवल 4 में क्लासिफाई होगी। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 जब हमारा कोई एसेट इम्पेयर हो जाता है, मतलब अगर मैं उसको बेचने जा रही हूँ और अगर मैं उसको यूज करती हूँ ना, वो वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो हमारा एसेट हमारे लिए खराब हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, ठीक है। तो उसमें भी जब हम वैल्यू इन यूज निकालते हैं तो उसको किस तरीके से निकालते हैं कि अगर मैं इस एसेट को अभी भी अपने बिजनेस में लगा के रखूंगी तो कितना मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देगा आने वाले सालों में, कितने साल चल सकता है, सिर्फ 3 साल चल सकता है, 3 साल 2-2 लाख जनरेट कर सकता है। तो डिस्काउंटिंग करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इस तरीके से हम वैल्यू इन यूज अकॉर्डिंग टू AS 28 निकालते हैं। बट यहाँ पर बोला है कि आप अपनी रीजनेबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल पास्ट में आपका क्या सिनेरियो था, लास्ट 3 सालों में आपने कितने रेवेन्यू जनरेट किए, उसको भी आप वैल्यू इन यूज को मेजर करने के लिए ले सकते हो। यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में जाने की जरूरत नहीं है। लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज के लिए रिलैक्सेशन दिया। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बताता है कि कब आप एक इवेंट को, अब एक ऑब्लिगेशन को प्रोविजन बनाओगे, कब उसको कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट कहोगे। जैसे एक क्लाइंट के बैलेंस शीट वर्क करते हुए हमने देखा था बैंक गारंटीज के बारे में। मेजरली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ डील करते हैं, बेल सेल और गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, तो उनको वो टेंडर लेने के लिए बैंक गारंटीज देनी पड़ती है। और बैंक गारंटी क्या है कि एक ऑब्लिगेशन ही है, बट वो ऑब्लिगेशन अभी उन पे आई नहीं है, आ सकती है अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करेगा। तो बैंक गारंटीज को मैंने देखा कि उन्होंने लायबिलिटी साइड पे शो कर रखा था, बट द फैक्ट इज कि बैंक गारंटीज हमारी कंटीजेंट लायबिलिटीज है, क्योंकि अभी वो इवेंट आया नहीं है जब वो मटेरियलाइज होगी। वो तब मटेरियलाइज होगी जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कंडीशन को तोड़ा जाएगा। तो किस किस तरीके से प्रोविजंस को दिखाना है, कंटीजेंट लायबिलिटीज एसेट्स को दिखाना है। कंटीजेंट लायबिलिटीज और एसेट्स को हम नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। प्रोविजंस को हम कुछ को P&L में चार्ज कर देते हैं, कुछ को हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। ये तो प्रेजेंटेशन की बात हुई, बट इसके साथ साथ हमें डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं कि क्या कैरिंग अमाउंट, मतलब प्रोविजंस का बिगनिंग में क्या था, एंड में क्या था, क्या एडिशनल प्रोविजंस बने हैं, क्या अमाउंट हमने यूज किया है। कुछ हमने बैड डेट के प्रोविजन डाले थे पर वो पैसा आ गया, वो हमारा रिवर्स हो गया, ठीक है। और कुछ चीजें और हैं कि किस वजह से ये प्रोविजंस बना है, ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कितने टाइम में एक्सपेक्टेड है कि पैसा चला जाएगा। जैसे मुझ पे, मेरी कंपनी पे कोई, मेरी क्लाइंट पे कोई केस हो गया, अभी डिसाइड नहीं हुआ, चल रहा है, तो वो हमारी
हाँ, हम उसके लिए प्रोविजंस बना रहे हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी बनाई है हमने केस के लिए। तो कितने टाइम में वो एक्सपेक्टेड है वो केस रिजॉल्व हो जाएगा, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किस तरीके की ऑब्लिगेशन हम पे आ सकती है वो दिखाना पड़ेगा, कैसा आउटफ्लो हो सकता है, कितना पैसा जा सकता है, वो सब चीजें हमें डिस्क्लोजर देनी पड़ेंगी। बट लेवल 4, लेवल 3 और लेवल 2 को ये वाली डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, क्या क्या चीजें किस किस लेवल ऑफ एंटिटीज को नहीं करनी एग्जेम्प्ट है, वो हमने देखा। और अगर आप इनके फॉर्मेट्स की तरफ जाएंगे, जो मैंने बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है एक्सेल फॉर्मेट्स में, तो आप साफ देखोगे कि वो सेम टू सेम शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग अलाइन किए गए हैं। और सारी उसको अगर देखेंगे तो कोई इजीली हम हर चीजों को, हर ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जैसे हमारी रामलाल एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म है, तो बता सकते हैं कोई कि ये कौन सी लेवल ऑफ एंटिटी में आ रहा है, लेवल 4, लेवल 1, 2, 3, 4? बहुत मोटा था, नुकसान बहुत मोटा रहा था। लेवल 4 रामलाल एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म है, ये कौन सी लेवल ऑफ एंटिटी में समझावे कौन है? पैसा रामलाल सन्स एंड पार्टनरशिप फर्म है, ये एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी तो है, बट यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं, वो किस लेवल ऑफ एंटिटी में आएगा ये हम टर्नओवर या बोरोविंग्स को देख के ही बता सकते हैं। दूसरा, रामलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट पे, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। तो आप बता सकते हो कौन सी लेवल ऑफ एंटिटी में है, क्या इस पे गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है? नहीं मैम, इसमें तो नॉर्मल ही लगे हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ब्लॉक 250 करोड़ है। हाँ जी, नहीं ये कंपनी है तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का गाइडेंस नोट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। नहीं, इस पे नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेगा, पर वो कंपनीज एक्ट वाला लगेगा जी। तीसरा, मिस्टर श्यामलाल एंड एसोसिएट्स है, जिनकी टर्नओवर 270 करोड़ है, क्या ये एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है? क्या ये प्रोप्राइटरशिप है? एसोसिएट है, हाँ प्रोप्राइटरशिप है। तो लेवल 1 लगेगा ना? लेवल 1 बनेगा क्योंकि 250 करोड़ से ज्यादा है, और इस पे सारे के सारे 27 AS लग जाएंगे। एक सोहन लाल एंड मोहन लाल HUF है, जिसकी टर्नओवर 205 करोड़ है, कौन से लेवल ऑफ एंटिटी में आ जाएगा ये मैम लेवल 2 में। परफेक्ट। मोहनलाल ट्रस्ट टर्नओवर है 45 करोड़, लेवल 4। ठीक है। रोहनलाल बैंक, तो बैंक तो इसमें आते नहीं मैम, बैंक आता है लेवल 1 में जी, ठीक है। और हमारे पास एक लक्ष्मण इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, तो ये कंपनी है, तो ये हमारी इस गाइडेंस नोट के स्कोप में आएंगे। हाँ जी, ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रीफ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। सिर्फ बैलेंस शीट और P&L को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कहते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन 4 चीजों का सेट है, ये 4 चीजें मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती हैं। बैलेंस शीट जो बताती है कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, जो बताती है कितना मेरे ऊपर उधारी है, लायबिलिटीज हैं, जो मेरी पोजीशन को बताती है, जो एंटिटी की पोजीशन बताती है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास अच्छे एसेट्स हैं या मेरे पास ज्यादा उधार है। दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो ये बताता है कि मैं पूरे साल में जो काम कर रहा हूँ
पूरे साल के दौरान मैंने कितना मुनाफा कमाया, मैं लॉस में जा रहा हूँ। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बताता है मेरा पैसा जहां से आया और जहां गया। और फोर्थ वन होता है जो नोट्स टू अकाउंट्स, हम जो डिस्क्लोजर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 को बनाना मैंडेटरी नहीं है। फिर बात आती है कैपिटल अकाउंट की। कंपनीज के लिए जो भी पैसा आता है हम उसको कहाँ डालते हैं? शेयर होल्डर फंड्स में, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे जो एंटिटीज है मोस्टली प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है, और एक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो ओनर्स और पार्टनर्स कैपिटल तो आप इस तरीके से बनाओगे, पार्टनर अगर पार्टनर्स हैं बहुत सारे तो उनका नाम, उनका क्या क्या शेयर है प्रॉफिट में, लॉस में, उसका हमारी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, अगर साल में के दौरान कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, लेके आए, वो दिखाओगे, कितनी रेन्यूमरेशन गई है, कितना अगर उन्होंने कुछ कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया है तो वो इंटरेस्ट कितना है, कितना कैपिटल निकाला है ड्रॉइंग्स, ठीक है, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उन्होंने निकाल लिया है वो। और इस सब से हमारा आ जाएगा कि क्लोजिंग लास्ट ईयर के एंड पे कितना कैपिटल अभी पड़ा है। कैपिटल एक बिजनेस के लिए पार्टनर्स ने जो भी पैसा लगाया है वो क्या होता है? एक लाइबिलिटी होता है, इसलिए लाइबिलिटी साइड हम शो करते हैं। बट जो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, एओपीज होती हैं, वो उसमें कोई ऑनर, कोई पार्टनर नहीं होता, उसमें मेंबर्स होते हैं, वो मेंबरशिप फंड्स देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ओनर्स फंड की जगह हम क्या लिखते हैं? मेंबर्स फंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और साथ साथ ये मैं पूछता हूँ, एओपी के मेथड्स में सिंपली वही जगह वो पार्टनर्स की जगह मेंबर्स के नाम आ जाएंगे, वही शेयर आ जाएगा, क्योंकि मेंबर्स हाँ जी उन्होंने वहाँ पे भी तो शेयर डिफाइन होता है ना एओपी में। हाँ जी। इसके बाद हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें और भी फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल जो भी हमें यहाँ पर चीजें दी गई हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई और रेगुलेशंस में कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए दिया है, हम उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज जो मैं बता चुकी हूँ कि ओनर्स फंड्स और पार्टनरशिप फंड्स की जगह एओपी के केस में हम मेंबर्स फंड यूज करेंगे। बट एंड अगर आप अपने अकाउंट्स को बनाते हुए केजीज में चीजों को ले रहे हैं, रुपीज में ले रहे हैं, मीटर्स में ले रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके का यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेंगे। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को जब आप इसको फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल करोगे तो आपको कंपैरेटिव भी बनाने पड़ते हैं पिछले साल के, ठीक है। बट आपको 3 सेट भी बनाने पड़ते हैं। जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हो तो आपको 3 सेट बनाने पड़ते हैं, बट आपको यहाँ पर इस साल के फाइनेंशियल्स बनाने हैं और पिछले साल के जो भी फाइनेंशियल्स थे कंपैरेटिव्स बनाने पड़ेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस इस साल के बनाने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज आती है राउंडिंग ऑफ करने की। अगर आपका जो टोटल इनकम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 करोड़ रुपीस से कम है तो आप राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख्स ऑफ मिलियंस इस डेसिमल्स में। और अगर 1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा है तो आप नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस, करोड़ में आप उसको राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। लास्ट में ये मैंने आपको कुछ लिंक्स दे रखे हैं जहाँ से आप इस गाइडेंस नोट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक्सेल फॉर्मेट्स हैं जहाँ इस लिंक के थ्रू आप एक्सेल फॉर्मेट्स भी निकाल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट डेट और बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट, सारी चीजों के फॉर्मेट्स आपको एक्सेल फॉर्मेट में इन्होंने प्रोवाइड किए। तो ये मेरी तरफ से डिस्कशन थी जो गाइडेंस नोट में प्रोवाइड किया गया है। कुछ प्रैक्टिकल चीजें थी जो मैंने अभी तक देखी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का इन रिलेशन टू दिस गाइडेंस नोट, जो फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। और इसकी हेल्प से आप जो अभी आने वाली टैक्स ऑडिट्स हैं या अभी हम देख रहे थे कुछ लिटिगेशन केसेस के बारे में बात चल रही थी,
तो वहां पर भी आप कैसे प्रूव करते हो क्लाइंट को उसके फाइनेंशियल्स के थ्रू, नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो भी देखने के लिए आपको फाइनेंशियल्स को की तरफ जाना ही पड़ता है। तो इन फॉर्मेट्स के थ्रू आप उन चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरीके से सही तरीके से हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं कि सारी चीजें उसको देख के समझ आ जाए। मैडम एक क्वेश्चन पूछा है, नीलेश जी आए हैं भोपाल से। हाँ जी, उन्होंने पूछा है कि क्या ये प्रॉपर्टीशिप में कंपल्सरी है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी कंपल्सरी नहीं है। नॉन कॉर्पोरेट क्या प्रॉपर्टीशिप बिजनेस में ये कंपल्सरी है? हाँ सर, मैंने अभी बताया था कि ये अभी मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, रिकमेंडेटरी बेसिस पे है। बट अभी इनकम टैक्स वाले ITR 3 की यूटिलिटी बिल्कुल इसी फॉर्मेट्स के फॉर्म में बना रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये कंपल्सरी हो जाएगा। जैसे हमारे पहले भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज के लिए आए थे, पहले वो रिकमेंडेटरी बेसिस पे ही दिए जाते हैं, फिर धीरे 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 उनको कंपल्सरी किया जाता है। और किसी भाई को सवाल हो तो पूछ लीजिए अपना हैंड रेज कीजिए अपना। किसी को सवाल नहीं है? डॉक्टर सिंह मैडम का थैंक्स करने के लिए मैं देवेंद्र वाधवा जी सहारनपुर। जी सर आज मैडम का थैंक्स करें, बहुत अच्छा डेलिब्रेशन रहा है मैडम का। आज बिल्कुल नई चीज सीखने को मिली है जो आज तक नहीं पढ़ी, इतनी वकालत करने के बाद भी। सर मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं अपनी ओर से, उपकाश की पूरी टीम की ओर से, होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार की सरस्वती पुत्री आदरणीय CA इंद्रजीत कौर बामरा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैम आज आपने अपनी मधुर वाणी से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। मैं मां सरस्वती के साथ महालक्ष्मी से भी प्रार्थना करूंगा कि वह आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम सभी साथी आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वेबिनार के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, अंकित गर्ग जी का, प्रियांक भारद्वाज जी का, महामंत्री उपकाश प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन प्रतीक अग्रवाल जी का, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर रविंदर खरे जी का, और हम सब के आदरणीय प्रेरणा स्रोत आदरणीय हर्ष शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रयास से हम प्रत्येक सप्ताह अपना ज्ञान वर्धन कर पाते हैं, और सभी उपस्थित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी से निवेदन कि कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों ने आज बहुत तसल्ली से बैठ के सुना। बिल्कुल नया टॉपिक था आप लोग सबके लिए, एडवोकेट्स के लिए।
और जो लोग सर एक मिनट सर चैट में मोबाइल नंबर दिलवा दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर मैम का चैट में यदि मैं मेरे से ले लीजिएगा। ठीक थैंक यू। मैम मैडम के पास पीपीटी मंगा जाने से पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। हेलो मैडम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सर शेयर कर दीजिए इस पे। जी शेयर नहीं करना है, मुझे कुछ क्वेश्चन करना है। फोन नंबर, मैडम का फोन नंबर शेयर कर दीजिए सबको। मैं कर देता हूँ, मेरे पास भी नंबर है, मैं कर देता हूँ आपको। मैडम भी चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए। जब तक मैडम आप नंबर लिख रही है तो मैं आपका जो विषय था उससे हट के जहाँ से आज हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया था उस क्वेश्चन पर मैं दोबारा आना चाहता हूँ। मैम एक माता है, एक पिता है और उनकी पुत्री है, और वो उनकी एक लैंड है जो मध्य प्रदेश में कहीं स्थित है, और बिटिया एनआरआई है, तो उस पर इनकम टैक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना चाह रहा था। अगर आप जवाब दे सकें तो बता दें। आपकी आवाज नहीं आ रही। बिटिया एनआरआई है और पैन नंबर नहीं है उसका, माता पिता का पैन नंबर है, वो जमीन बेचना चाहते हैं, उस कंडीशन में बिटिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैडम आपका आप ऑडिबल नहीं है। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन सा बिटिया पे क्या प्रॉपर्टी माँ बाप की है तो बिटिया पे क्या असर पड़ेगा? नहीं बेटी भी शेयर होल्डर है ना उसमें। बेटी भी अच्छा, शेयर होल्डर प्रॉपर्टी है, 1/3 की शेयर होल्डर है। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर की है प्योर, ये देखो। ये सब चीज छोड़ दीजिए, आप तो सीधे सीधे समझिए उसको, कॉमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो। बिटिया मैडम एनआरआई आपकी है, आवाज नहीं आ रही है। इंद्रजीत मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी।